Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इंडिपेंडेंस डे का जो स्पीच है उसके पर्सपेक्टिव से है। पीएम सर के द्वारा रेड फोर्ट से जो स्पीच है उसको डिलीवर किया गया और काफ़ी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो उनके द्वारा स्पीच के अंदर मेंशन किए गए हैं, जिसके अंदर सेक्युलर सिविल कोड है, साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में भी उनके द्वारा मेंशन किया गया। और आप देखिए कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स का जो सीट्स है उनके भी इंक्रीज के पर्सपेक्टिव से उनके द्वारा स्पीच के अंदर मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स, इन सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको इंडिपेंडेंस डे के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से पता होनी चाहिए। आप देखिए कि अगर हम डिस्कस करें नेशनल फ्लैग के पर्सपेक्टिव से, तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? पिंगाली वेंकैया नाम के जो पर्सन हैं उनके थ्रू आपको नेशनल फ्लैग का जो डिजाइन है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि हमारे जो नेशनल फ्लैग को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया था, वो जो डेट है वो आपको जरूर से पता होना चाहिए। 22 जुलाई का वो डे है। 22 जुलाई 1947 के समय में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो नेशनल फ्लैग है जो डिजाइन किया गया पिंगाली वेंकैया के द्वारा, उसको अडॉप्ट किया गया था। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा अदर देन मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी आप देखिए कि कुछ ऐसे वर्क्स हैं जिनको कि कैरी आउट किया गया था, जिसके अंदर नेशनल फ्लैग का अडोप्शन हो, नेशनल सॉन्ग हो, नेशनल एंथम हो, फर्स्ट हमारे जो प्रेसिडेंट हैं तो उनका जो अपॉइंटमेंट एंड अडोप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू ही देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेशनल एंथम के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि हमारा जो नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन आपको नेशनल एंथम देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि नेशनल एंथम को किसके द्वारा लिखा गया है? 1905 के समय में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो नेशनल एंथम है उसको लिखा गया था। किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के अंदर में फर्स्ट टाइम जो नेशनल एंथम है उसको गाया गया था? तो आप देखिए कि 1911 का जो सेशन है कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? कलकत्ता के। वहाँ पे आपको जो सेशन का ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। और उसी समय में फर्स्ट टाइम जो नेशनल हमारा एंथम है जनगण मन उसको गाया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें नेशनल सॉन्ग के पर्सपेक्टिव से, तो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो क्या है? वंदे मातरम आपको नेशनल सॉन्ग देखने के लिए मिलता है। 1882 के समय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो किताब है आनंदा मठ, उसके अंदर इसको लिखा गया था। और 1896 के समय जब कांग्रेस का सेशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? कलकत्ता के वहाँ पे। तो आप देखिए कि फर्स्ट टाइम इसका जो उस सेशन के अंदर यूज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिनके बारे में आपको ज़रूर से जानकारी होना चाहिए। हमने यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया। तो आप देखिए कि वो फर्स्ट इंडियन है जिनको कि 1913 के समय में नोबल का जो प्राइज है वो दिया गया था लिटरेचर के सेक्टर के अंदर में। लिटरेचर के सेक्टर के अंदर उनका किस वर्क के रिगार्डिंग में जो आपको नोबल प्राइज है वो देखने के लिए मिलेगा? तो 1913 के समय में उनका एक राइटिंग है गीतांजलि, उसके पर्सपेक्टिव से आपको जो नोबल का जो लिटरेचर प्राइज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और वो फर्स्ट इंडियन है जिनको कि नोबल का जो प्राइज है वो दिया गया। उसके बाद में आप देखिए कि सीवी रमन है जिनको कि रमन इफेक्ट की वजह से फिजिक्स के अंदर जो नोबल प्राइज है वो दिया गया है। उन्हीं के मेमोरी के अंदर में या रमन इफेक्ट का जो डिस्कवरी है उसकी मेमोरी के अंदर में आप देखिए कि 28 फरवरी का जो डे है उसको नेशनल साइंस डे के रूप से हम सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें पीएम सर के स्पीच के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि सेक्युलर सिविल कोड के पर्सपेक्टिव से इनके द्वारा मेंशन किया गया हमारे जो पर्सनल लॉज हैं वो हर एक रिलीजन के, हर एक कम्युनिटी से रिलेटेड जो पर्सनस हैं उनके यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए। एक सेम लेवल का जो रेस्ट्रिक्शन है जो यहाँ पे गवर्नमेंट्स के द्वारा इम्पोज किया जाता है, जिसमें फैमिली प्लानिंग भी है और भी हमारे काफ़ी सारे ऐसे पर्सनल लॉज हैं जिसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के थ्रू जो लॉ मेकिंग का जो पावर है वो दिया गया है। तो उसी के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, अगर हम डिस्कस करें यूनिफॉर्म सिविल कोड के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग में या सेक्युलर सिविल कोड के पर्सपेक्टिव से, डीपीएसपी का जो आर्टिकल 44 है उसके अंदर इनके बारे में मेंशन किया गया है। क्या हमारे किसी स्टेट के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया गया? तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो उत्तराखंड है उनके द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, बट उसके अंदर आपको उत्तराखंड का जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको जो एक्सेप्शन है वो देखने के लिए मिलता है।
उत्तराखंड का अगर आपको ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में नहीं पता है तो आप देखिए कि रिसेंटली भी कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो न्यूज़ के अंदर में थे, जिसके अंदर आपको वन गुजर नाम का एक ट्राइबल कम्युनिटी है वो देखने के लिए मिलता है उत्तराखंड के वहाँ पे। तो कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो उत्तराखंड के अंदर में जो हिली एरियाज के अंदर रहा करते हैं, उनको एक्सेप्शन है वो ग्रांट किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा आप देखिए कि गोवा के वहाँ पे आपको कॉलोनियल एरा के समय से ही जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो देखने के लिए मिलेगा। पोर्तुगीज के द्वारा 1867 के समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो गोवा ओनली ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसका इंडिपेंडेंस के बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ में। बट आप देखिए कि कॉलोनियल एरा के समय से ही वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका इम्प्लीमेंटेशन है। गोवा को इंडिया के अंदर किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था उसके बारे में आप जरूर से बताना, ये आपका होमवर्क है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में था जिसके पर्सपेक्टिव से हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, तो आप देखिए कि हमारे जो जनरल इलेक्शंस हैं, लोकसभा के जो जनरल इलेक्शन हैं, इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उनको साइमल्टेनियस वे में कंडक्ट किया जाए, जिससे कि समय समय पे जो पॉलिसी पैरालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से वो ना देखने के लिए मिले। तो स्टूडेंट्स इन सभी को 1967 तक आप देखिए कि साइमल्टेनियस वे में ही कंडक्ट किया जाता था, बट लेटर फेज के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ स्टेट्स के वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके डिजोल्व होने की वजह से ये जो साइकिल है इसके अंदर आपको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं 1967-68 के लेटर फेज के अंदर में। अगर प्रेजेंट समय के अंदर में आप देखिए कि जनरल इलेक्शन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस वे में कंडक्ट करना है तो कुछ आर्टिकल्स के अंदर जो अमेंडमेंट है उसको कैरी करना होगा गवर्नमेंट के द्वारा। हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनके लीडरशिप के अंदर जो कमेटी है उसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था साइमल्टेनियस इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें मेडिकल स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि मेडिकल स्टूडेंट है पोस्ट ग्रेजुएशन का वो स्टूडेंट थे, ट्रेनिंग फेज के अंदर थे, उनके ऊपर एक हीनियस क्राइम का जो एक्टिविटी है वो देखने के लिए मिला। उसके बाद से कंटिन्यूस हमारे कंट्री के जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट फेज के अंदर में हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जिस हॉस्पिटल के अंदर कैलकाटा के वहाँ पे वो हॉस्पिटल है जिसके अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे डॉक्टर्स के द्वारा, उनके ऊपर मॉब के द्वारा अटैक किया गया, मॉब के द्वारा उनके ऊपर अटैक किया गया। तो उन्हीं का जो जस्टिस के रिगार्डिंग में जो फाइट है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन किया गया। पीएम सर के द्वारा भी स्पीच के अंदर में आप देखिए कि हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी जो सीट्स का नंबर इंक्रीज करने के बारे में डिस्कशन है कि हमारे यहाँ पे जो WHO का जो बेसिकली जो एक आइडियल रेशियो आपको देखने के लिए मिलता है कि वन डॉक्टर ऑन द 1000 जो पर्सनस हैं उनके ऊपर एक डॉक्टर जरूर से होना चाहिए। तो आप देखिए उस आइडियल रेशियो को अगर हमें अचीव करना है, हमारी पॉपुलेशन जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है और पॉपुलेशन को डील करने के रिगार्डिंग में हेल्थ के जो पर्सनल्स हैं उनका प्रेजेंस होना चाहिए ग्रास रूट लेवल के ऊपर में, तो उसी के रिगार्डिंग में डॉक्टर्स का जो सीट्स है उसके भी इंक्रीज के बारे में पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट में वायलेंस भी आपको देखने के लिए मिलता है, या हेल्थ सेक्टर के जो पर्सनल्स हैं उनके अगेंस्ट में वायलेंस है वो आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलेगा। कोविड-19 के समय जब वायलेंस का सिचुएशन क्रिएट हुआ था, काफ़ी सारे जो ऐसे भी पर्सनस हैं जिनके द्वारा सैंपल देने से मना कर दिया गया था। कोविड के समय में जब हेल्थ केयर वर्कर्स का जब टीम वहाँ पे विजिट किया करता था उन एरियाज़ के अंदर में, तो आप देखिए कि उस समय में जो एपिडेमिक एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। वायलेंस के रिगार्डिंग में जो स्ट्रिंजेंट लॉज हैं उनको अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से था। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक और जानकारी होना चाहिए, आप देखिए कि जो हेल्थ जो सब्जेक्ट है वो किसके अंदर है, आपको स्टेट लिस्ट के अंदर हेल्थ सब्जेक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर है वो किसके अंडर में है, वो भी आपको स्टेट का ही जो सब्जेक्ट है स्टेट का ही पार्ट है। दिल्ली के अंदर एक्सेप्शन है, दिल्ली आप देखिए कि स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो दिल्ली के अंदर जो पुलिस है जिनके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है
वो बेसिकली आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो यूनियन मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इंडिया के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो नंबर्स इंक्रीज हुआ है 85, अब आपको टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स वो देखने के लिए मिलती हैं। रामसर क्या है, वेटलैंड्स को कंजर्व करने के पर्सपेक्टिव से 1971 के समय में ईरान के वहाँ पे एक सिटी है, ईरान के वहाँ पे एक सिटी है, सिटी का नाम है रामसर। रामसर सिटी किस वाटर एरिया से अपना एरिया शेयर करता है, तो आप देखिए कि ईरान, आप देखिए कि जो कैस्पियन सी है, जो कैस्पियन सी है उसके साथ अपना एरिया शेयर करता है। कैस्पियन सी आपको ईरान का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे देखने के लिए मिलेगा। तो उसी कैस्पियन सी के कोस्टल एरिया के अंदर सिचुएटेड है रामसर नाम का जो सिटी, जहां पे इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था, रामसर वेटलैंड कन्वेंशन 1971 के समय में। 1982 के समय इंडिया के द्वारा इसको रेटिफाई किया गया, इसको साइन किया गया, और आप देखिए कि इंडिया के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया 1982 के समय में। जब से कंटिन्यूस हमारा जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं उनका जो नंबर है वो इंक्रीज देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि प्रीवियस 2-3 ईयर्स के अंदर में काफ़ी सारी जो संख्या है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर ही रामसर साइट्स हैं। अगर हम रामसर साइट्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि टोटल नंबर ऑफ साइट्स अगर हम साउथ एशिया के बारे में डिस्कस करें तो साउथ एशिया के वहाँ पे तो इंडिया के अंदर ही जो हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स हैं, साउथ एशिया का जो रीजन है वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स हैं वो इंडिया के अंदर ही हैं। इसके अलावा आप देखिए कि एशिया के अंदर अगर हम यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स के बारे में डिस्कस करें तो वो उत्तराखंड के वहाँ पे हैं, सॉरी उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम के वहाँ पे 175 जो साइट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए नेक्स्ट नंबर पे मैक्सिको है, मैक्सिको के वहाँ पे आपको बेसिकली 142 साइट्स वो देखने के लिए मिलती हैं। तो यूनाइटेड किंगडम 175 साइट्स हैं, मैक्सिको के वहाँ पे 142 साइट्स हैं टोटल नंबर के अंदर में। अगर हम एरिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो लैटिन अमेरिका का जो कंट्री है बोलीविया, बोलीविया के वहाँ पे आपको लार्जेस्ट एरिया है वो आपको रामसर साइट्स के अंडर में देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के अंदर भी जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है, इंडिया के अंदर भी जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है। आप देखिए कि तमिलनाडु के अंदर ही 18 नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं, जिसके अंदर जो 3 साइट्स हैं आप देखिए कि जिनको रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया, 2 साइट्स आपको तमिलनाडु के वहां से देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि एक साइट जो है तवा नाम का जो साइट है वो मध्य प्रदेश के वहां पे, जिसको कि रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर हम इंडिया के अंदर स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो साइट्स हैं वो तमिलनाडु के वहाँ पे हैं, 18 नंबर ऑफ साइट्स हैं टोटल रामसर साइट्स। फिर आप देखिए कि आपको उत्तर प्रदेश के वहाँ पे 10 नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं वो देखने के लिए मिलेगा। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, होमवर्क आपके लिए ये है, क्या हमारे कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे रामसर साइट नहीं है। टोटल 85 साइट्स हैं, क्या हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रामसर साइट नहीं है, तो उसके बारे में भी आपको जरूर से पता होना चाहिए। हो सकता है कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट है वो तमिलनाडु के अंदर है, फिर कुछ स्टेट का नाम दे दिया जाए कि क्या यहाँ पे लोएस्ट नंबर ऑफ या जीरो रामसर साइट प्रेजेंट है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इस तरीके से भी इसको प्रिपेयर करना चाहिए। रामसर के बारे में हमने देखा, वेटलैंड के बारे में हमने देखा। 2 फरवरी का जो डे है उसको वेटलैंड डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। 2 फरवरी का जो डे है वो आपको वेटलैंड डे के रूप से देखने के लिए मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रामसर साइट के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोलार पावर का जो इंस्टॉलेशन स्कीम है उसके बारे में है, कि एक डिजिटल ऐसा प्लेटफॉर्म है उसको डेवलप किया जाए जिससे कि इसको रिवाइव किया जा सके। सोलार पावर का जो इंस्टॉलेशन का जो स्कीम है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन ये किया गया है, पीएम कुसुम स्कीम है उसके बारे में मेंशन है। तो आपको जो पीएम कुसुम स्कीम है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि व्हाट इज पीएम कुसुम स्कीम। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। किसान किसान ऊर्जा सुरक्षा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, कि किसान को ऊर्जा मीन सोलार का जो एनर्जी है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि उनको यहाँ पे जो सोलार यूनिट्स हैं उसको सेल करते हुए
उत्थान महाअभियान मीन्स उनका यहाँ पे जो अपलिफ्टमेंट है वो भी देखने के लिए मिलेगा, पॉवर्टी से आउट करना हो या उनको जो बेसिक जो यहाँ पे मनी है वो प्रोवाइड करना हो। तो आप देखिए कि इसका टारगेट क्या है कि 100 गीगावोट का आपको सोलार पावर प्लांट है जिसको कि ग्रिड कनेक्ट करना है एग्रीकल्चर पंप्स के साथ में। बट आपको यहाँ पे जो सूटेबल जो लैंड है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। तो गुजरात और राजस्थान का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि गुजरात और राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे काफ़ी सारा ऐसा लैंड है जो यूटिलाइज नहीं होता है, तो उसको बेसिकली यूज किया जाए सोलार इन जो पावर इंस्टॉलेशन स्कीम के रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन पीएम कुसुम के बारे में है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उनके द्वारा नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम है, अब ये क्या है बेसिकली हमारा, आप देखिए कि पेस्ट कंट्रोल के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे ऐसे जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको यूज किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में। तो उसी के रिगार्डिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोबाइल फोन्स है उनको यूटिलाइज करते हुए हमारे जो फार्मर्स हैं उनको ये जो सर्विस है उसको अवेलेबल किया जा सके। तो नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम है उसके इम्प्लीमेंटेशन को किया गया, उसको इनोग्रेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, डेंगू का जो वैक्सीन है वो ट्रायल फेज के अंदर में है। एक इंडिजीनियस वैक्सीन है, कल का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है उसके अंदर इसके बारे में मेंशन किया गया था। वैसे तो आप देखिए कि इंडिजीनियस वैक्सीन है जिसको कि डेवलप किया गया है, अभी थर्ड फेज के जो ट्रायल्स है उसके अंदर में इसको कंडक्ट किया जाएगा। उसी के बाद में आप देखिए कि ऑब्जर्वेशन किया जाएगा कि ये जो वैक्सीन है वो सक्सेसफुल है या नहीं है, उसी के रिगार्डिंग में आपको ये न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इंडिया का सबसे ईस्टर्न साइड के अंदर में जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है स्टूडेंट, तो अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पे सिचुएटेड है नामधापा टाइगर रिजर्व। नामधापा टाइगर रिजर्व के वहाँ पे आप देखिए कि कुछ एम्प्लॉइज हैं उनको कि बेसिकली सर्विस से आउट कर दिया गया था, उनको फिर से सर्विस के अंदर इन किया गया है, तो उसके बारे में मेंशन है। प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू उनको बेसिकली सर्विस प्रोवाइड किया गया था। तो हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट सेक्टर है, जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट जो टाइगर रिजर्व है या जो नेशनल पार्क है वो आपको नामधापा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क है वो देखने के लिए मिलता है अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पे। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको पता होना चाहिए 1973 के समय में प्रोजेक्ट टाइगर है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। कौन सा हमारा जो टाइगर रिजर्व है वहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर का जो इनोग्रेशन है या आप देखिए कोई इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उत्तराखंड के वहाँ पे सिचुएटेड है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है। आप देखिए कि जिम कॉर्बेट से ही जो टाइगर रिजर्व है उसको जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर भी एक टाइगर रिजर्व है जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया था NTCA के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। और रिसेंटली आप देखिए कि झारखंड के वहाँ पे केस को फाइल किया गया था कोर्ट के अंदर में कि जो न्यू टाइगर रिजर्व है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें वायनाड के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि वायनाड के वहाँ पे जो लैंडस्लाइड का जो इश्यू है वो देखने के लिए मिला। तो उसी के बारे में यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा उसको स्टडी किया गया है। एक्सपर्ट्स पर्सन्स के द्वारा आप देखिए कि फाइंडिंग के अंदर देखने के लिए मिला कि वहाँ पे एक टेम्पररी डैम टाइप सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ था, और डैम का जो ब्रस्ट का इफेक्ट होने की वजह से वायनाड के अंदर जो लैंडस्लाइड का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलता है। वायनाड के वहाँ से एक रिवर भी फ्लो किया करता है, रिवर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आज का जो द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर उस रिवर के बारे में मेंशन किया गया है। एक तो आप देखिए कि एडिटोरियल्स का जो पेज हुआ करता है वहाँ पे फोटो के अंदर शो किया गया उस रिवर के बारे में। इस न्यूज़ के अंदर भी मेंशन है, तो आप इसके बारे में रीड करना ये आपके लिए होमवर्क है। इस तरीके से आप प्रेजेंस ऑफ माइंड को अगर शो करोगे न्यूज़पेपर के अंदर में तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो पता रहेंगी। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, आप देखिए कि जो कड़ाई कनाल के अंदर सिचुएटेड है वहाँ पे एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के जो कोडाई कनाल के अंदर सिचुएटेड है, तो उसके वहाँ पे आप देखिए कि एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा सोलार का जो साइकिल है उसके एम्पलीट्यूड को प्रेडिक्ट किया गया है।
सोलार की जो सेल्स है उनको प्रेडिक्ट किया गया, जिससे कि वेदर को यहाँ पे प्रेडिक्ट किया जा सके आने वाले समय के अंदर में। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन कोडाई कनाल के बारे में है। आप देखिए कि कोडाई कनाल एक हिली एरिया के वहाँ पे सिचुएटेड है, तो वहाँ पे आपको बेसिकली कुछ ई पास का जो कॉन्सेप्ट है वो भी न्यूज़ के अंदर था अप्रैल मंथ के वहाँ पे। और कोडाई कनाल किस स्टेट के वहाँ पे सिचुएटेड है, क्या तमिलनाडु के वहाँ पे है या केरल के वहाँ पे, क्या यह वेस्टर्न घाट के पार्ट के अंदर में एक हिल स्टेशन है तमिलनाडु में। तो ये आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो इंडिपेंडेंस है उसके रिगार्डिंग में, कल के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनके पॉलिटिकल लीडर के द्वारा एक जो एडिटोरियल है वो लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस एडिटोरियल के अंदर मेंशन किया गया कि हमारे वहाँ पे जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसके जो प्रिजनर्स हैं, आज़ाद हिंद फौज के जो पर्सन्स हैं, उनको किस तरीके से आप देखिए कि जो लाल किले के अंदर में रेड फोर्ट के एरिया के अंदर उनके जो ट्रायल्स है वो बिगन्स होते हैं। ट्रायल्स के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि बेसिकली 3 पर्सन्स हैं उन ट्रायल्स के अंदर में, तो आपको जो 3 पर्सन्स है वो देखने के लिए मिलते हैं, जिनको कि यहाँ पे शाहनवाज खान है, गुरबख्श सिंह ढिल्लोन है, प्रेम कुमार सहगल है। तो आप देखिए ये जो तीनों पर्सन्स हैं इंडिया का जो 98% पॉपुलेशन है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिटी वाइज के रूप से। आज़ाद हिंद फौज के द्वारा जो चलो दिल्ली का जो कॉन्सेप्ट दिया गया, उसके बाद में पीपल्स का जो मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और स्पेशली आप देखिए कि जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो प्रिजनर्स हैं उनके जिस तरीके से ट्रायल्स बिगन्स हुए और उनके द्वारा पीपल को वेलकम किया गया, तो मास लेवल के ऊपर जो मूवमेंट है वो जनरेट हुआ। तो उन सभी के बारे में डिस्कशन है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में ब्रिटेन के वहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं, तो आप देखिए कि चर्चिल के द्वारा इलेक्शंस के अंदर उनका जो लॉस्ट होता है, इलेक्शन के अंदर उनका जो लॉस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन है जो कि आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में भी रीड करते हो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग में बेसिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द बजट के पर्सपेक्टिव से है कि बजट के अंदर में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो डिससेटिस्फेक्शन है, काफ़ी सारे सेक्शंस का आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देखिए कि हर एक सेक्टर के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है कि वेलफेयर के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे लेस स्पेंडिंग है, जो जीडीपी का जो कम पैसा है वो खर्च किया गया, जीडीपी के पर्सपेक्टिव से कंपैरिजन के बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें बजट के ही पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि बजट के रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन ये किया गया है कि रिसेंटली हमारा जो यूनियन बजट है वो पास हुआ, उसका जो क्रिटिसिज्म है वो आपको काफ़ी कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिनसे देखने के लिए मिलता है। स्पेशली जो फूड ग्रेन का जो स्कीम्स है, जिसके अंदर आप देखिए कि हमारा जो 34% पॉपुलेशन है वो लेस देन 100 से भी कम जो पैसे हैं वो उनके द्वारा एक दिन के अंदर कमाए जाते हैं। 80 करोड़ जो पर्सन हमको जो फ्री फूड ग्रेन का जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है उनके थ्रू देखने के लिए मिलेगा। एमजी नरेगा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो कोविड-19 का के बाद से उसका कंटिन्यूएशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है कि उनके अंदर जो बजट का जो अलोकेशन है उसको इंक्रीज किया जा सके। इसके अलावा न्यूट्रिशनल वे में जो न्यूट्रिशनल जो स्कीम्स हैं, जो मदर एंड चिल्ड्रन की रिगार्डिंग में जो आपको स्कीम्स देखने के लिए मिलती हैं, तो उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे डिस्कशन है कि कैसे जो क्रोनिक माल न्यूट्रिशन है उससे जो सफ़र करने वाले अंडर 5 के जो चिल्ड्रंस हैं उनको यहाँ पे उससे बाहर निकाला जा सके। इंडियन वुमेन्स का के अंदर जो आपको एनीमिया का जो प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो पोषण अभियान है, हमारे जो आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं आंगनवाड़ी प्रोग्राम के रिगार्डिंग में, और आप देखिए कि पोषण अभियान है उसके अंदर भी जो बजट का जो अलोकेशन है उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जा सके, जिससे कि न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है वो हमारे मास लेवल के ऊपर जो पब्लिक है उसको ग्रांट किया जा सके। तो काफ़ी कुछ ऐसे एरिया हैं जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वे में एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक थिंग्स हैं किसी भी सोसाइटी के वेलफेयर के रिगार्डिंग में, उनके अंदर बजट का जो अलोकेशन है और बजट के अलोकेशन का जो डिक्लाइन है उसके बारे में यहाँ पे कंसर्न्स हैं जो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर डाटाज के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, अगर आप मेंस का एग्जाम लिख रहे हो तो आपको ये जो डाटाज हैं वो ज़रूर से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोमालिया के पर्सपेक्टिव से है, सोमालिया कहाँ पे सिचुएटेड है। आप देखिए कि अफ्रीका का जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में आपको जो सोमालिया है वो देखने के लिए मिलता है। किसके लिए फेमस है सोमालिया?
आप देखिए कि सी पायरेसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के वहाँ से जब भी कोई शिप है वो गुजरता है तो उनके द्वारा सी पायरेट्स के द्वारा उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी इसको शो किया गया है। आप देखिए कि एक कैप्टन फिलिप्स है, शायद कैप्टन फिलिप्स है, उसके अंदर इसके बारे में आपको मेंशन है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस सोमालिया के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे डिस्कशन ये किया गया है कि वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अल शबाब, जो बेसिकली आपको जो सोमालिया के जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। 1960s के समय सोमालिया है वो इंडिपेंडेंस को अचीव करता है। आप देखिए कि जो कॉलोनियल पावर्स है वो यहाँ से जाते हैं सोमालिया के वहाँ से, जो 19th सेंचुरी के समय आपको देखने के लिए मिलता है। 1969 के समय में वहाँ पे एक पर्सन है उनके द्वारा अथॉरिटी को टेक ओवर किया जाएगा, जिनका नेम है शायद सियाद बेरी नाम है उनका। और उसके बाद में आपको ओगाडेन वॉर है, उसका जो ओगाडेन वॉर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि उस वॉर के बाद में कंटिन्यूस 2005 के बाद से जो अल शबाब है उसका प्रेजेंस इंक्रीज हुआ। वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अल शबाब एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा अटैक्स किए जाते हैं। अभी एक अटैक के बारे में मेंशन है। तो आपसे यहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? एक तो सोमालिया का लोकेशन के बारे में क्वेश्चन है, क्या वो रेड सी के साथ अपना एरिया शेयर करता है या नहीं करता है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल शबाब नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ से ऑपरेट करता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका या सोमालिया से। आपसे इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि डब्ल्यू के द्वारा जो एमपोक्स है, डब्ल्यू के द्वारा जो एमपोक्स है उसको यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप से डिक्लेयर किया गया है कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है एमपोक्स डब्ल्यू के द्वारा। आप देखिए कि यहाँ पे राफेल जो फाइटर जेट्स है उनका उनके कोलिजन हुआ है, उसके रिगार्डिंग में मेंशन है फ्रांस के वहाँ पे। तालिबान के द्वारा 15 अगस्त को पावर को टेक ओवर किया गया था 2021 के समय में, तो उसका जो एनिवर्सरी है उसको भी सेलिब्रेट किया गया। और आप देखिए कि बागराम नाम का जो वहाँ पे बेस हुआ करता था यूएस का, और उससे पहले आपको रशियन अथॉरिटीज़ का। तो जो बागराम है वहाँ पे इंडियन जो गिफ्टेड हेलीकॉप्टर्स उनको यूज किया गया है परेड के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द थाईलैंड के पर्सपेक्टिव से है। वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको रिमूव किया गया है कोर्ट के द्वारा। तो आप देखिए कि वहाँ पे बिम्स्टेक का मीटिंग भी ऑर्गेनाइज होने वाला था। बे ऑफ बंगाल का जो मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, बांग्लादेश भी इसका पार्ट है। आप देखिए कि बिम्स्टेक का तो मीटिंग का हो सकता है कि उसको लेटर फेज के अंदर शिफ्ट किया जा सके वहाँ पे। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में मेंशन है। आप देखिए कि म्यांमार और चाइना के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका मीटिंग हुआ है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द न्यूज़पेपर डिस्कशन के बारे में है। जो भी टॉपिक आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए और उनको रिवाइज कीजिए रेगुलर बेसिस के ऊपर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।